तो रास्ते में जस्ट ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आता है यहाँ पे। फ्रांस बहुत महंगा है। फ्रांस के इवन पहले टोल भी दिए थे हमने। मैक्सिमम टोल हमारा फ्रांस के अंदर 35 यूरो के आसपास का रहा। मैं आपको बताऊं, ये हमारे ना इंडिया वाले क्रेडिट कार्ड ले नहीं रहे, तो मेरे को लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग ही मिल के बनाएंगे। उन्होंने भाई हमारे 15,000 रुपये रिजर्व कर लिए थे। चूज़ करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसी जगह जा सके जो आपने ना देखी हो पहले किसी ब्लॉग के अंदर, कि यहाँ पे लोग ना जैसे हम लोग पेट पालते हैं, ऐसे पिग्स भी पालते हैं यहाँ पे लोग। पर मुझे लगता है कि हमें गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देनी चाहिए। इसके बाद कहीं अगर मैं आगे ले जाऊँ तो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो आपके अनुसार मतलब अगर पकड़ लेते वो हमें बाई चांस, यहाँ पे गाड़ी लेके आना अलाउड नहीं है, तो कौन सी कंट्री की पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, ये सोचने की बात है। और आगे पानी आ गया, ओहो ज़्यादा ही आ गया पानी, तो जूते गिल्ले हो रहे हैं। डंकी लगा रहे हैं यार हम लोग, डंकी लगा रही है हमारी। भाई पूरे जंगल में आ गए हम लोग, पूरे वीराने में। तो भाई अपने फ्लैग के साथ हम लोग उस बॉर्डर पे जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शायद किसी व्लॉग के अंदर नहीं देखा होगा। भाई कंट्री चाहे सबसे गरीब हो चाहे सबसे अमीर हो, कुछ चीज़ें तो कॉमन रहती है कंट्रीज़ के अंदर। तो यार ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया, निकलते हैं यहाँ से। भाई अभी जो है मैं खड़ा हूँ जर्मनी के अंदर, और अपनी जो हाइलेक्स खड़ी है वो खड़ी है लग्जमबर्ग के अंदर। वो दिख रही है आपको? हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनवन मैप में आप सबका स्वागत है। भाई हम लोग फ़िलहाल जो है वो पेरिस के अंदर हैं, और अपने अपार्टमेंट से अपना सामान वगैरह सारा हम लोग उठा के ले आए और गाड़ी में पीछे अपना सामान लगा दिया। आने के बाद हमने अपनी गाड़ी को जिस तरीके से साफ़ करने की रिक्वायरमेंट होती है अंदर बाहर से अपना क्लीन कर लिया हमने अपनी गाड़ी को। और अब हम लोग निकलेंगे अगली कंट्री के लिए जो कि रहेगी लग्जमबर्ग, और उसके बाद हम निकल जाएंगे बेल्जियम के लिए। और हमारे अपार्टमेंट के जस्ट सामने ही ट्रेन की पटरियाँ, यहाँ से बहुत सारी ट्रेन गुजरती थी, मतलब बट उनका जब हम बाहर आते थे तो आवाज़ सुनाई देती थी, अदरवाइज़ अंदर जो है उनकी आवाज़ का इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था। जाते समय हम सोच रहे हैं कि एक बार बाय बाय बोलते हुए चले जाएं एफिल टावर को, तो निकलते हैं एफिल टावर के लिए। हम लोग भाई जैसे अपनी गाड़ी में अभी जा रहे हैं ना इसके लिए, एफिल टावर के लिए, तो रास्ते में जस्ट ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आता है यहाँ पे। इन्होंने मतलब कि उसका छोटा स्वरूप बनाया हुआ है जो अमेरिका के अंदर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखो आप, प्रॉपर एज इट इज़ यूँ का यूँ बना रखा है इन्होंने। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी पेरिस को बाय बाय बोल रहे हैं। भाई ये आउटर एरिया है पेरिस का जो हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, और हमारे जस्ट साथ में जो एफिल टावर के साथ में नदी बहती रहती है, सेम ये नदी जो है ये काफ़ी दूर तक चलती है यहाँ पर। और ये वाला हाईवे अभी हमें कंटिन्यू रखना है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 270 किलोमीटर के आसपास ये हमें हाईवे सेम रहेगा। नो डाउट इसमें टोल अलग अलग आएंगे, और टोल वाला रास्ता है। और पार्किंग से तो यार हमें अंदाज़ा हो ही गया था कि हाँ फ्रांस बहुत महंगा है। फ्रांस के इवन पहले टोल भी दिए थे हमने। मैक्सिमम टोल हमारा फ्रांस के अंदर शायद कुछ ही किलोमीटर चले होंगे हम, 35 यूरो के आसपास का रहा। तो भाई कभी भी सेल्फ ड्राइव व्हीकल से आते हैं तो आई थिंक बहुत महंगा पड़ता है टोल वोल आपको, टोल और पार्किंग खासकर। और जितना ज़्यादा आप मेट्रो सिटी, आप यूँ कहीं या बड़ी सिटी के अंदर होंगे, तो शायद आपके होटल का खर्चा और ऑलमोस्ट आपकी पार्किंग का खर्चा जो होगा वो बराबर होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि जहाँ पे हमने अभी रात को गाड़ी अपनी पार्क की थी, वहाँ पे पर डे का खर्चा, 24 घंटे का खर्चा लगभग 55 यूरो था भाई। और 55 यूरो में अगर आउटर एरिया में कहीं पे भी अगर एकोमोडेशन बुक करेंगे तो बुक हो जाती है वो। फ्रांस के हाईवे पे आपका जो स्वागत होता है भाई इसी तरीके से होता है। और ये देखना आप, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हाइट 2 मीटर, मीन्स अगर हम लोग इसके नीचे से नहीं निकल के कहीं दूसरे उससे निकलेंगे तो वो हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी पर्ची काट देंगे भाई। और ये तो मतलब कि ना कहें कि 2 दिन से भाई आदत छूट गई थी। अब देखना कि टोल पे टोल कैसे बैंड बजाते हैं फ्रांस के हाईवे के ऊपर। फ्रांस में ही सबसे ज़्यादा महंगे टोल हम लोगों को मिले। ग्रीस में स्वागत हुआ था, हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद छोटा छोटा कोई ना कोई टोल आ ही रहा था। पर ग्रीस वाले टोल में और इसमें क्या फ़र्क है कि ग्रीस वाले जितना 4-5 टोल पे लेते थे, ये एक ही टोल पे ले लेते हैं इतना। अभी ये स्लिप 2.40 की है, आई थिंक इनको पहले पे करना पड़ेगा तो ये आगे जाने देंगे हमें। तो ये 2.40 देख रहे हैं आप, इतना तो आता रहे तो चल जाएगा भाई। अब टच एंड पे करेंगे हम लोग और ये ओपन हो जाएगा। स्लिप निकाल के वैसे भी देंगे ये उसके बाद भी ना, चॉइस है आपके, लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, नहीं तो आप अपने पे किया और निकल जाओ।
इतने वाले तो पे टोल जो है भाई दुखते नहीं, इतने वाले तो टोल अभी यहाँ पे यूँ लगेंगे कि जैसे आप टॉफ़ी खा रहे हो। बट उसके बाद जब आप बढ़िया वाली चॉकलेट खाते हो ना, तब कैडबरी वाली जो महंगी वाली चॉकलेट आती है तो पता चलता है कि यार वाकई में चॉकलेट का टेस्ट गहराई में कड़वा होता है। तो भाई अभी एक पेट्रोल पंप पे रुके और गाड़ी में अपना फ्यूल डलवाते हैं। यहाँ पे रेट हमें ठीक दिखा, पीछे बहुत सारी जगह पे तो 184 89 के आसपास आ रहा था, पर यहाँ पे जो डीजल का प्राइस आ रहा है वो 167 आ रहा है, जो कि रिलायबल प्राइस है। और एक बार ट्राई करके देखते हैं। वैसे ना मैं आपको बताऊँ, ये हमारे ना इंडिया वाले क्रेडिट कार्ड ले नहीं रहे, मेरे को लगता है इंडिया छोड़ो ये कहीं के भी होंगे, सिर्फ यूरोप के या यूके वगैरह के लेते होंगे। कैश का भी ऑप्शन है, कार्ड का भी ऑप्शन है, हम कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये टच करने के लिए बोल रहा है, टच करके देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या मैसेज देगा। प्लीज़ वेट इनकरेक्ट कार्ड। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ना, हम डीजल डलवाना चाहते हैं बट इनकरेक्ट कार्ड का ही मैसेज दे रहा है। तो अंदर मैं वो रख के आता हूँ कार्ड और फिर डलवाता हूँ, या तो फिर कैश डालते हैं इसमें। भाई ये अंदर से मतलब कि पेट्रोल पंप का ही नज़ारा है। और देखो इनके यहाँ तो मैंने इतनी सारी मशीनें देखी कॉफ़ी की, जितनी और किसी पंप के ऊपर तो थी नहीं। इसमें बर्गर किंग भी है और सोवेनियर्स वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो मैंने अभी इनको 40 यूरो पे कर दिया, क्योंकि मुझे लग्जमबर्ग में मैं डलवाऊँगा तो वहाँ इसके कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा। तो 40 यूरो का ही डलवाना। अभी 40 यूरो में लगभग कितना आ जाएगा, 30 के आसपास तक तो आ जाना चाहिए। एक बार डालते हैं डीजल और फिर निकलते हैं भाई। एडब्लू के भी यहाँ पे पंप पे लगा रखे हैं इन्होंने। हमारे वहाँ पे ट्रेंड है कि भाई फ़लानी कंपनी वाले का ही डालना ज़रूरी है। इन्होंने एडब्लू ओपन रखा हुआ सबके लिए, जैसा मर्जी जहाँ से मर्जी लो, पेट्रोल पंप से लो और डलवा लो। और यहाँ पर ना इन्होंने पहनने के लिए वो ग्लव्स नहीं रखे हुए, इन्होंने सिर्फ हाथ पोंछने के लिए पेपर रखे हुए हैं। तो डीजल डालते हैं भाई। और नॉर्मली वाला बोला है हमने उसको, तो ये नॉर्मल वाला ही लिया मैंने इसमें से। ये आगे वाला महंगा है, काफ़ी महंगा है। तो ये भाई हो गया शुरू अपना मीटर। तो भाई डीजल डाल लिया अपनी गाड़ी में 40 यूरो का, और अभी निकलते हैं फिर हाईवे को पकड़ते हैं दोबारा से। ये मुझे किसी ने कमेंट के अंदर भी बताया था कि भाई कई कंट्रीज़ में ऐसा रहता है कि वो आपके बहुत मैक्सिमम अमाउंट को जो है वो रिज़र्व कर लेते हैं। जैसे शायद हमारा नॉर्वे के अंदर था वो, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि वो कौन सी कंट्री में था। उन्होंने भाई हमारे 15,000 रुपये रिज़र्व कर लिए थे। तो इन्होंने भी वही थे, लगभग 150 यूरो के आसपास थे। अब निकलना है बाहर, कहाँ से निकलना है वो देखते हैं। अभी भाई हम लोग ना हाईवे पे साइड में रुके हैं। यहाँ पे ना हाईवे पे स्पेस बना होता है, अगर आपको कुछ अर्जेंसी में कुछ करना है तो ये स्पेस बना होता है SOS का। और ये यहाँ से चारों तरफ का व्यू है भाई। इधर वाले खेत में मेरे ख्याल से फसल वगैरह काट रखी है, बुआई कर रखी है इन्होंने, और यहाँ पे लगी हुई है फसल। तो भाई हम लोग अभी ना रास्ते में ही हैं, लग्जमबर्ग के लिए निकले हुए हैं। और बीच में एक छोटा सा कस्बा सा है, खूबसूरत है भाई। घर तो नए और पुराने दोनों तरीके के हैं यहाँ पर। और देखो ये मतलब कि 1 मिनट लेट हुआ हूँगा मैं कैमरा पिक करने में, और इतनी देर में ये जो है वो ख़त्म भी हो गया शायद से। नहीं, शायद आगे घर हो सकते हैं, पर यार यहाँ ना ग्रीनरी की वजह से और क्लीननेस की वजह से ना मन सा लगता है। आप देखोगे आपको ना एक कलर ऐसा नज़र आ रहा होगा वीडियो में, मतलब ग्रीनरी का। लगता है कि हाँ यार हमें भी और अपने वहाँ पे ग्रीनरी को बढ़ाना चाहिए। नो डाउट यार कुछ एरिया में तो अपने वहाँ पे भी ग्रीनरी खूब है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने वहाँ पे कम है। पर जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो हरियाणा में तो यार अभी ना हम लोगों ने पेड़ पौधे बहुत ही कम कर दिए, छोड़े नहीं है, ना बराबर से कर दिए। कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है, ये फुटबॉल वगैरह का ग्राउंड बना हुआ है। और यहाँ पे फुटबॉल यार ज़्यादा खेलते हैं। फुटबॉल अपने वहाँ पे जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, यहाँ पे फुटबॉल के फ़ैन है। फिर क्रिकेट तो मेरे को लगता ही नहीं कि यहाँ की कोई बड़ी टीम होगी पूरे यूरोप में कहीं पे भी। अगर बनेगी भी फ्यूचर में क्रिकेट की कहीं भी टीम, तो मेरे को लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग ही मिल के बनाएंगे यूरोप में कहीं पे भी जब टीम बनेगी। तो भाई अभी पूरा ना चलते चलते बीच में पूरे गहरे वाला जंगल आ गया, दोनों तरफ ऐसे पेड़ से हैं। और ये प्रॉपर वो हाईवे वाला सीन नहीं है,
ये आप ये कह सकते हैं कि एक सबवे टाइप ही है, छोटा सा रास्ता ही है। और इधर जनाब देखें इत्मीनान से घास काट रहे हैं, और हम लोग ना गाँव के बीच से निकल रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों के बीच से निकल रहे हैं भाई। और ये देखो यहाँ पे ट्रैक्टर, गांव के अंदर मतलब कि कई जगह पे ट्रैक्टर वगैरह तो नॉर्मल से देखने को मिल जाते हैं। ट्रॉली देखो भाई कितनी तकड़ी है इनकी। ओ भाई साहब, ये मेरे ख्याल से इस गांव की सीमा जो है वो ख़त्म होगी। एक्चुअली में भाई हम ना ये गांव वाले रास्ते से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने ना एक यूनिक बॉर्डर लगाया हुआ है जो कि 3 कंट्रियों का बॉर्डर है। जैसे आपने हमारे पिछले वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम लोग चूज़ करते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसी जगह जा सके जो आपने ना देखी हो पहले किसी ब्लॉग के अंदर। तो हम लोग अभी जो जा रहे हैं वो एक ट्राइपोड बॉर्डर है जहाँ पे लग्जमबर्ग का, बेल्जियम का और फ्रांस का, तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ अपनी जगह, मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि बॉर्डर है वहाँ पे, टचिंग है, ट्रायंगल है जिस तरीके से आप यूँ कह सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो रास्ता है इस तरीके वाला, गाँव से वाला, जंगलों से वाला, वो रास्ता चूज़ करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग सीधा हाईवे से निकल सकते थे। और हमें लगा भी यार मतलब कि एक्चुअली में हम लोग ना जैसे अभी चल भी रहे हैं, पीछे काफ़ी दिन से जो है ट्रैवल कर भी रहे हैं, तो जो मज़ा गांव साइड से आता है ना निकलने में, वो हाईवे से नहीं आता। हाईवे पे तो बस आपको एक्सीलेटर दबा के रखना है। और ये भाई रेलवे का फाटक आ गया, और ये सारे के सारे जो फाटक है ना, सॉरी फाटक कह रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे जो फाटक हैं मतलब कि ऑटोमेटिकली ही होते हैं। ये जैसे ही ट्रेन आएगी तो ऑटोमेटिकली सारे शट डाउन हो जाएंगे, और जैसे ही निकलेगी फिर ओपन हो जाएंगे, उसके क्रॉस होते ही ओपन हो जाएंगे। और कंट्री साइड में आपको ना यार कई सारी चीज़ें अलग अलग सी देखने को मिलती है। जैसे हमने अभी जो फार्म हाउस पीछे देखा वो घोड़ों का था फार्म हाउस, इवन हमने पिग्स का भी फार्म हाउस देखा। और ये यहाँ पे जो है वो आई थिंक गायें वगैरह चल रही हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड की वीडियोज़ में आप देखते हो वही वाला कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे। और पिग्स का भी हमने फार्म हाउस देखा। अगर दोबारा कहीं आ गया है तो मैं मतलब आपको शेयर करूँगा। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं पिग वाले फार्म पे एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि यहाँ पे लोग ना जैसे हम लोग पेट पालते हैं, ऐसे पिग्स भी पालते हैं यहाँ पे लोग। फार्मिंग के लिए तो पालते हैं, वैसे भी पालते हैं बहुत कम है, बहुत कम पालते हैं। और फैक्ट कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कानून है कि आपने अगर पिग पाला हुआ है तो आप पिग का नाम जो नेपोलियन नहीं रख सकते। है ना कमाल की बात कि भाई आप पिग पाला हुआ है तो पिग का नाम गैर कानूनी है, मतलब उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा अगर किसी ने अपने पिग का नाम जो नेपोली रखा। नेपोलियन था, पता नहीं, नेपोलियन था, हाँ शायद से। ये आखिरी चौक आ गया भाई। इसके बाद हम लोग जो है उस जो ट्राइपोड बॉर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। काफ़ी स्पेसियस, मतलब कि चंडीगढ़ वाले चौक की तरह बना रखा है, खुला डुल्ला पूरा चौक इन्होंने। तो भाई गाड़ी हमने खड़ी कर दी अपनी ऊपर यहाँ पे, और ये हाईवे है जिससे गाड़ी हमने अभी साइड में लगाई है। और यहाँ ना ये बैरिकेटिंग की हुई है, यहाँ से शायद पहले व्हीकल जाते होंगे पर अभी व्हीकल बंद किए हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से, और ये रास्ता जाएगा जहाँ पे वो 3 कंट्री का बॉर्डर है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और हमें भी आइडिया नहीं है कि भाई वो नेविगेटर के अकॉर्डिंग तो पास ही होना चाहिए, लगभग 300 400 500 मीटर की रेंज में होना चाहिए। और रास्ता कुछ ऐसा सा है भाई ये, तो आप देखते रहना कि हाँ कैसा है। मेरे को भी नहीं पता कि वो बॉर्डर कैसा दिखेगा कैसा नहीं है, कुछ लगा भी रखा है उन्होंने। कई बार तो लोग ना ऐसी जगहों पे वैसे ही नुकसान पहुंचा देते हैं, तोड़ देते हैं पत्थर वत्थर अगर कोई लगा होता है तो ये क्योंकि इसकी हालत ऐसी सी दिख रही है जैसे अपने कोई रास्ता सा वो पुराना और वो बंद कर दिया हो। फिर भी चलो यार गाड़ी खड़ी करने की वो जगह तो मिल गई, ये भी अच्छा हुआ। ये इसके साथ में मेरे को लगता है ये वाली नहर सी होगी, ये वाला पानी सा होगा जो अलग कर रहा होगा इनको। तो फिलहाल हमें जो है वो इस तरफ जाना है यार, ये वाली जगह पे जाना है हमें। ये चल रहा है पेड़ के बीच से, नीचे से आपको नज़र आएगा पानी, और मज़ा आ जाएगा अगर वो जगह ठीक सी मिल गई। देखो गाड़ी के निशान तो अभी भी बने हुए हैं, लोग मेरे ख्याल से लेके तो आ रहे हैं, वो साइड से जगह निकाल के ना व्हीकल लेके तो आ रहे हैं लोग, क्योंकि ये टायर के निशान ताज़े ताज़े ही हैं, कोई पुराने नहीं हैं। फिर तो यार हम भी ले आते हैं अपनी गाड़ी को। क्या करता कोई, अच्छा पकड़ लेता तो आपके अनुसार, मतलब अगर पकड़ लेते वो हमें बाई चांस यहाँ पे गाड़ी लेके आना अलाउड नहीं है,
तो कौन सी कंट्री की पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, ये सोचने की बात है, क्योंकि तीनों कंट्री के बॉर्डर होगा वो जहाँ पे हम गाड़ी लगाते हैं अपनी। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं। हम ना यार गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। रास्ता तो जो है वो यहाँ से पानी से जाता है यार, यहाँ से कैसे जाएंगे हम? उधर सड़क सी भी दिख रही है, या तो एक बार ऊपर निकल के देखते हैं। तो वो हो गया मैन वर्सेस वाइल्ड वाला काम हो गया कि यहाँ से कैसे जाएं हम। देखते हैं यार यहाँ से कैसे जाया जाएगा, ऊपर से ही जाना पड़ेगा भाई। तो भाई ये रास्ता जो है ना और इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है। अब पता हमें भी नहीं चल रहा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर है नहीं है। और आगे पानी आ गया, ओहो ज़्यादा ही आ गया पानी, तो जूते गिल्ले हो रहे हैं। चलो यार एक बार दिखता है तो ट्राई करके देख लेते हैं। जूते ना डाले होते, चप्पल डाली होती फिर तो और सूखा सा रह जाता। और इतनी बड़ी घास है कि इसमें पता भी नहीं चल रहा कि पानी कितना गहरा कितना है, और वो बॉर्डर है कहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा। आई थिंक भाई बनेगी नहीं बात ना, क्योंकि दिख भी नहीं रहा, कोई हिंट भी नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से। यूँ सोचे ना, हाँ उधर से ही ट्राई करते हैं। तो यार ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया, निकलते हैं यहाँ से। और गाड़ी जो है वो वहाँ लगा रखी है ऊपर। और भाई अभी ना एक तीसरा रास्ता और दिखाया गूगल ने, उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं बेरियाँ सी क्या लग रही हैं, बेरियाँ ही होती है, यही सोच लेते हैं इन्हीं को खा लें। ये रास्ता है भाई, ये तो ऐसे लग रहे हैं हम डंकी लगा रहे हैं यार, हम लोग डंकी लगा रही है हमारी। और आवाज़ तो आई है अनिल की कि वो रहा, सही हो गया, कमाल ही हो गया भाई। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे ये तो नहीं पता। ओहो ये तो उधर से ही जाना पड़ेगा। भाई ये आपको खंबा से नज़र आ रहा है ना, ये बीच वाला, एक मिनट रुक जाओ मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला है जो इनका बॉर्डर है। अरे कहाँ चला गया भाई, ये रहा। तो ये बिल्कुल नदी के किनारे है, तो इसका मतलब उधर से ही जाना पड़ेगा। तो भाई अपने फ्लैग के साथ हम लोग उस बॉर्डर पे जा रहे हैं जो आज से पहले आपने शायद किसी व्लॉग के अंदर नहीं देखा होगा, क्योंकि इस मतलब कि हम लोगों को भाई इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं वहाँ जाने के लिए ना। ये तो चलो अभी रास्ता नज़र आ रहा है, बट वो पीछे वाला रास्ता बंद है। गाड़ी बहुत दूर लगा के आगे खड़ी करके आए हम लोग, और जंगल से के बीच में है ये। और पुलिस वालों ने देख लिया तो यूँ कहेंगे भाई डंकी मार के आ रहे हैं पता नहीं कहाँ के आगे। हम लोग एशियन वैसे ही लगते हैं ऐसे ना, वैसे ही पॉपुलर है हम लोग डंकी लगाने में। तो ये देखो कि ये ऐसा वाला रास्ता यहाँ पे यूँ है, और एक अलग सा ही बॉर्डर है, और बॉर्डर भी बहुत छोटा सा रहेगा। और उसके पास जाके यार पिक्चर खिंचवाना और अपने इंडिया का फ्लैग सेरेमनी करना तो बनता है भाई। तो भाई इस नदी के हम लोग जो है मतलब उस तरफ थे पहले जंगलों के बीच में, और अब हम लोग जो है वो इस तरफ आ गए। यहाँ पे पक्का सा रास्ता भी बना हुआ है, रास्ता ही जाता कहीं नहीं। आप मेरे पीछे देखोगे तो ये रास्ता जाता कहीं नहीं है, ख़त्म हो गया। हम लोग वो वाला हाईवे से, वो जंगलों के बीच से यहाँ पे आए हैं अभी। और यहाँ पे है भाई वो ट्राइपॉड बॉर्डर आप जिसे कह सकते हो भाई। सिंबॉलिक तौर पे इन्होंने ये ट्राइपॉड जो है वो बना रखा है, ट्रायंगल बना रखा है, और जो कि मतलब कि ये इस बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। और एक्चुअल में ये वाला बॉर्डर है भाई, इसको देख लो आप। ये है जिसके पीछे हम लोग ना यहाँ जंगलों से के अंदर से घुस के आ रहे थे, नहर के बीच से आ रहे थे। ये है मेन वाला इनका बॉर्डर। इस नहर के किनारे एक ये छोटा सा नाला ये आ रहा है, मेरे को लगता है कि ये अलग कंट्री। एक बार मैं देख लेता हूँ। और ये वाली उधर वाली जो है वो अलग है, और जिसमें मैं खड़ा होकर बना रहा हूँ ये अलग कंट्री है। ये इनका जैसे आप कहते हैं ना देसी में भाई, निशानदेही ले ली खेत की अपनी। 1843 का बना हुआ भाई ये। 1843 में मतलब इन्होंने अपने बॉर्डर जो थे वो फाइनल कर ले। नंबर 1 लिखा आ रहा है इसके ऊपर इस तरफ तो, और इस तरफ शायद किसी और कंट्री का वो है। हाँ ये इधर वो है, लाइन छपा हुआ है यार। नीचे पता चला, नीचे ना लुढ़क जाऊँ मैं पानी में। भाई बॉर्डर से निकलने के बाद अभी हाइलेक्स अपनी लगाई है साइड में, और डीजल जो है वो फुल करवाते हैं लग्जमबर्ग में। पहला डीजल लग्जमबर्ग का, पहला और आखिरी, क्योंकि लग्जमबर्ग बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्लव्स दिए हुए हैं। अनिल अभी ग्लव्स डाल के डीजल डाल रहा है, और मैं फ्रंट वाला वाइपर जो है वो साफ़ कर लेता हूँ। और यहाँ के और वहाँ के रेट में फ़र्क देख लो भाई। 142 कहाँ तो 200 रुपये तक का डीजल था फ्रांस के अंदर, और 142 का यहाँ पड़ रहा है। और नीदरलैंड में भी महंगा पड़ेगा। ये पेट्रोल पंप है, अच्छा साफ़ सुथरा बना रखा है भाई। और हमारे यहाँ वाले पे था क्या वो वाइपर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी गाड़ी का फ्रंट हाँ वो रखा पीछे। मैं गाड़ी मांझ लेता हूँ भाई, और देखते हैं कि यहाँ पे पहले करना पड़ता है या बाद में करना पड़ता है। ये रही भाई अपना गीला ये, और गाड़ी साफ़ कर लेते हैं आगे से, क्योंकि बहुत जल्दी लग जाते हैं यार यहाँ कीड़े मकोड़े। और यार बहुत फ़र्क है, 50 रुपये यार, 50 रुपये कम थोड़ी होता है।
50 रुपये का मतलब समझ रहे हो आप, अगर मैं 50 लीटर भी डलवाऊँगा 2500 का हो गया। 2500 बहुत ही क्या है यार, 2500 तो सब कुछ ही है, बहुत ही कुछ है। चलो यार साफ़ करता हूँ मैं आराम से, आप बाद में ही देख लेना अंदर से कैसा दिख रहा था। और भाई फ़िलहाल हमारी हाइलेक्स जो है वो दुनिया के अमीर देशों के अंदर से, आप यूँ कह सकते हैं कि जो अमीर देशों की कैटेगरी में आता है उस देश के अंदर से गुजर रही है, और इस देश का नाम है लग्जमबर्ग। और भाई यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कई बार ना रास्तों को लेके। और मुझे एक चौक पे जाना था, चौक की जगह में सीधा ही बस वाली लेन में चला गया। भाई कितना मज़ा आए ना, आप बस में चढ़े और आपकी टिकट ना लगे। ये हाँ बिल्कुल, मैं लग्जमबर्ग में खड़ा हूँ, और लग्जमबर्ग में टोटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए बिल्कुल फ्री है। दुनिया के बेहद खूबसूरत देशों में आता है, सबसे अमीर देशों के अंदर इसका नाम माना जाता है। प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानी जाती है। पॉपुलेशन बेशक इनके पास कम है, बट इनकी जीडीपी हाई है, मतलब इनका जीडीपी पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप लेवल के ऊपर आता है। और सीरियसली मैं बोलूं कि ऐसी कंट्री कि जहां पर टैक्स के अंदर बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। एप्पल का ऑफिस यूरोप का यहाँ पर है, और भी बहुत बड़े बड़े ऑफिस जो हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे दिए जाते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल लग्जमबर्ग के अंदर खड़े हैं, और इसकी कैपिटल का नाम भी कमाल की बात क्या है कि लग्जमबर्ग ही है, मतलब देश भी और कैपिटल भी एक ही है। भाई कंट्री चाहे सबसे गरीब हो चाहे सबसे अमीर हो, कुछ चीज़ें तो कॉमन रहती है कंट्रीज़ के अंदर। अब जैसे हम लोग पिछले 5-7 मिनट से जाम के अंदर फंसे हुए हैं लग्जमबर्ग में, जो कि बहुत छोटी सी कंट्री है, पर यहाँ पे भी जाम है, मतलब खिसक के चल रहा है। तो हमें लगा कि चलते समय अपना टी ब्रेक जो है वो चलते समय ही पूरा कर लें हम लोग, तो अपनी टी बना लिए, टी को एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे इस जाम से निकल जाएंगे। ये भाई लग्जमबर्ग के आप ये कह सकते हैं कि छोटे कस्बे या गाँव से एरिया से मैं गुजर रहा हूँ। और गांव में या कस्बे जहाँ पे भी आप जाएंगे, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि लाइट नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर ग्रीन लाइट और रेड लाइट का सिस्टम मिलेगा। और अगर आपकी स्पीड 50 से ऊपर जाएगी तो आपको रेड लाइट दिखाएगा। फिर ये देखो कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने, घर वगैरह इनका जो भी है ये। और भाई आप देख सकते हैं कि लग्जमबर्ग में ना दोनों तरफ के मतलब कि घर, मतलब अभी तो राइट साइड में चल रहे हैं, और कितना पीसफुल सा कंट्री। कारण क्या कि यार इनके पास एक तो आबादी कम है, वो तो ठीक है, समझ में आता है कि आबादी कम है, पर कई बार क्या होता है कि कम आबादी के अंदर भी चीज़ें मेंटेन नहीं होती। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है अपनी कंट्री को। और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें, जब अब मैं इनकी जो रीड आउट कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी। अब जैसे वो देखेंगे आप, येलो वाली लाइट जग रही है, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, येलो लाइट का मतलब क्या है कि भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से चल रहा हूँ, रेड में नहीं आया, 50 क्रॉस करता तो रेड में आता। तो थोड़ा सा भाई आराम से चलो, क्योंकि आप शहर या गाँव कस्बा जो भी है उसके बीच में से जा रहे हो आप। लोगों ने घरों के बाहर जो है अपनी महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो घरों के बाहर पार्क की हुई हैं लोगों ने यहाँ पर। और इनके पास कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि, पर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यूरोपियन लोग भी अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, यूएस के बाद जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो सबसे बड़ी जो कंट्री मानी जाती है, अब वो किस हिसाब से किस तरीके से की जाती है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो यहाँ पर की जाती है, लग्जमबर्ग के अंदर की जाती है। और मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइज़ की बात थी कि इस कंट्री की आबादी मेरे जो शहर में कुरुक्षेत्र से हूँ उससे भी कम है यहाँ की आबादी। और भाई आपको बिल्कुल भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको महंगी से महंगी ब्रांड की गाड़ी यहाँ पर अगर आपको टैक्सी के रूप में चलती हुई दिखे तो उसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं, क्योंकि ये मैंने देखा यहाँ पर कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो कि बहुत महंगी हैं। हम लोग बोलेंगे, हम कहते हैं कि जो वो लेता है तो बहुत अमीर आदमी होता है, तो वो गाड़ियाँ यहाँ पर टैक्सी में चल रही थी। और ये पूरे लग्जमबर्ग में घूमते हैं, बसें जो जा रही हैं पूरे लग्जमबर्ग में घूमते हैं बिना किसी टिकट के, मतलब बस आपने चढ़ना और सवारी लेनी है, चाहे आप सारा दिन घूमते रहो, कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि भाई कर क्या रहे हो पूरे दिन, बस में क्यों घूम रहे हो। और भाई अगर आपको मेरी तरह ग्रीनरी अच्छी लगती है ना तो ये व्यू तो आपको पूरा अट्रैक्ट करेगा। इसको देख के तो यार, मतलब प्रैक्टिकली मैं लाइव जब देख रहा हूँ तो यूँ ही कह सकता हूँ माय गॉड यार क्या ज़बरदस्त है। भाई पूरे जंगल में आ गए हम लोग, पूरे वीराने में।
आगे से कोई गाड़ी आ गई तो ये गाड़ी फिर बैक ही बैक जाएगी। कितने किलोमीटर जाएगी ये तो मेरे को भी नहीं पता। वो जाएंगे, हम जाएंगे। और यार एक बिल्कुल यूनिक सी जगह पे आए हैं हम लोग। मोड़ भी मुड़ा जाएगा या नहीं मुड़ा जाएगा वो भी नहीं पता। मेरे को तो लगता नहीं यहाँ से मोड़ मुड़ा जाएगा। आगे दिखा तो रहा है कहीं पे है, अगर गूगल बाबा जाग सही तरीके से रखे होंगे तो। और भाई ये घुस गए हम बिल्कुल जंगलों में, पता नहीं किसके खेत होंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि हमें गाड़ी यहीं पे खड़ी कर देनी चाहिए। इसके बाद कहीं अगर मैं आगे ले जाऊं तो प्रॉब्लम ना आ जाए। हम लोग एक्चुअली में एक ट्राईपोड और है, मतलब कि जहाँ पे 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर पहले वाले बॉर्डर से अलग बॉर्डर है यहाँ पर, वो टच करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कोई है नहीं, मुझे पता भी नहीं आता है या नहीं आता है कोई। आगे घर टाइप सा तो बनी हुई चीज़ें दिख रही हैं कुछ। गाड़ी मुड़ जाए बस, बाकी तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, क्योंकि गाड़ी अगर नहीं मुड़ी फिर दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई यहाँ तो नहर आ गई, पानी आ गया। ट्राईपोड का तो पता नहीं कहाँ आएगा। दिख रहा आपको पानी कितना तेज चल रहा है यहाँ से? तो भाई ठीक है, जा रही है गाड़ी। अभी तो रास्ता बना हुआ है, साइड से है रास्ता बना हुआ है। और क्योंकि मेरे को लगता नहीं किसी के खेत हैं ये, नहीं तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन लगाया होता उन्होंने। और भाई ये खड़ी है अपनी हाइलेक्स, और ये यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में खेत, और यहाँ पे बहता हुआ सा पानी। और ये है भाई एक और ट्राईपोड, मतलब कि 3 कंट्री का बॉर्डर आप कह सकते हैं। यहाँ पे लगता है एक तरफ तो लगता है जर्मनी, एक तरफ लगता है लग्जमबर्ग, और एक तरफ लगता है बेल्जियम। और ये जाता है रास्ता उसके लिए जहाँ पे वो सिंबॉलिक इन्होंने लगा रखा होगा। और यहाँ पे भाई एक घर भी है, और तो कुछ है नहीं इस तरफ। दिख रहा है ये नहर के बीच में है, मतलब इनका ये पत्थर इधर लगा रखा है इन्होंने। ये पिक्चर के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये वैसे भी मिल सका मुझे तो। डी मतलब डचलैंड, एल मतलब लग्जमबर्ग, बी मतलब बेल्जियम। भाई अभी जो है मैं खड़ा हूँ जर्मनी के अंदर, और ये जर्मन वालों की तरफ से जो है उनका साइन बोर्ड जो है वो लगा रखा है इन्होंने। और जर्मनी की तरफ से इस बॉर्डर के लिए रास्ता ये वाला आता है भाई। और अपनी जो हाइलेक्स खड़ी है वो खड़ी है लग्जमबर्ग के अंदर, वो दिख रही है आपको, ये लग्जमबर्ग के अंदर खड़ी है। और ये वाला पुल जो है लेके इस पानी के ऊपर से जो है, यहाँ से बीच में से पानी चल रहा है, यहाँ से मैं आ गया जर्मनी के अंदर। और 3 कंट्रीज़ एक साथ है ना, कमाल की बात। 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर। और एक्चुअली यार वही बात है कि यहाँ पे जो मेन जो बॉर्डर है, जो ये तो बाहर सिंबॉलिक के तौर पे लगा रखे, इन्होंने इस नदी के अकॉर्डिंग बंटवारा कर रखा है। इस नदी के बीच में है वो जो स्टोन गड़ा हुआ है, नदी के बीचों बीच है। पानी गंदा नहीं होता तो शायद दिख भी जाता वो। और अदरवाइज़ इन्होंने सिंबॉलिक के तौर पे एक इधर ये वाला सूरज सामने से दिखेगा नहीं, दूसरा ये वाला, ये तीनों कंट्रीज़ ने अपने अपने पत्थर गाड़े हुए हैं यहाँ पे भाई। और भाई अभी हम लोग पीछे वाला जो रास्ता लेके आ रहे थे वो लग्जमबर्ग का लेके आ रहे थे। अभी हम जो लोग जा रहे हैं वो बेल्जियम के अंदर जा रहे हैं। और ये बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑफ-रोडिंग से वाला सिस्टम है यहाँ पर, ऑफ-रोडिंग है यहाँ पर। और कोशिश करते हैं कि शायद हम लोग जो है वो एक सड़क हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए। हाँ आई थिंक नज़र आ रही है, और ये सड़क हमें ले जाएगी भाई। अभी ना चलते चलते हमें ना एक अच्छा सा व्यू दिखाई दिया, तो हम लोग रुक गए यहाँ पर। और इन्होंने इनकी जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। व्यू क्या है आप ये देखो कि बैठने के लिए बेंच वगैरह लगाए हुए हैं। गाड़ी अभी मैंने सड़क के ऊपर ही पार्क की है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक तो है नहीं है। और ये जो है सामने से ऐसे पानी बह रहा है, यहाँ पे आराम से बैठो, इत्मीनान से बैठो। जब तक बैठना चाहे बंदा तब तक बैठे। फुल ऑफ ग्रीनरी, सामने भी पूरा जंगल है गहरे वाला, और इधर ये बहता हुआ पानी भाई। और भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी गायें, मतलब गायें तो वहाँ पे भी देखने को मिलती है, पर इस ट्रिप पे ना मेरे को बहुत कम देखने को मिली। गायें बछड़े जो भी हैं सारे मिक्स हैं, किसी के फॉर्म में ये, किसी के भी लैंड होगी, ये अपने छोड़ रखे हैं उसने। और ये मेरे को देख रहे हैं कि ये भाई साहब क्या कर रहे हो आप, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके मुंह में खाना का खाना यूँ का यूँ रह गया। खाले 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 देवी जी, आंटी कह रहा। हम लोग अभी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं बेल्जियम के अंदर। और ये जो सामने वाले पहाड़ पे आपको धूप पड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये है जर्मनी का पहाड़, मतलब ये जर्मन का एरिया है।